डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत में उत्तराखंड को रेल की सौगात। टनकपुर से सीधे नांदेड़ तक दौड़ेगी विकास की रेल। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों की कनेक्टिविटी हुई मजबूत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी के 5 साल पर कांग्रेस का तंज। कहा, धामी सरकार की है मस्जिद, मजार और मदरसा की राजनीति। भाजपा का एजेंडा विकास नहीं। देहरादून में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा की हुई समीक्षा बैठक। स्टेशनों का निर्माण कार्य लगभग 70% पूरा। बाकी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर में दान को सुरक्षित रखने के लिए ट्रस्ट ने कमेटी का किया गठन। मंदिर प्रशासन के साथ पुजारियों को भी शामिल किया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां चंपावत के लिए 6 जुलाई 2026 का दिन ऐतिहासिक बन गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और अजय टम्टा ने टनकपुर, नांदेड़ और पीलीभीत से एक साथ टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस, नांदेड़ मुंबई एक्सप्रेस तथा टनकपुर पीलीभीत ट्रेन सेवा के शाहजहांपुर तक विस्तार का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। इस नई रेल सेवा से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीधा रेल संपर्क और अधिक सशक्त होगा। धार्मिक पर्यटन, व्यापार, रोजगार और क्षेत्र विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। पिछले 12 वर्षों में 37,000 किलोमीटर नए रेल ट्रैक, लगभग 100% विद्युतीकरण, आधुनिक स्टेशन, हजारों नए सामान्य कोच और रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल गरीब और मध्यम वर्ग की सबसे भरोसेमंद यात्रा सेवा है, इसलिए यात्री सुविधाओं को लगातार बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे कुमाऊं और पूरे उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस केवल एक ट्रेन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आस्था, पर्यटन, संस्कृति और विकास का नया सेतु है। इससे पूर्णागिरि धाम, आदि कैलाश और कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। वहीं स्थानीय उत्पादों को भी देश भर में नया बाजार मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नांदेड़ मुंबई एक्सप्रेस से धार्मिक, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने कहा कि अब श्रद्धालु सीधे गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र भूमि नांदेड़ तक आसानी से यात्रा कर सकेंगे। देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर से हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए नई सर्विस चालू हुई। तराई के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे सिख भाई और बहन जो रहते हैं, उनकी साइड से लगातार डिमांड थी। श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, श्री जितिन प्रसाद जी और श्री टम्टा जी लगातार उन्होंने डिमांड की थी। तो आज हुजूर साहिब नांदेड़ साहिब से शुरू हुई देवभूमि टनकपुर में, उत्तराखंड के टनकपुर में ये गाड़ी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी डिमांड की थी, इसका एक आज से संचालन शुरू होगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो डिमांड की थी और श्री अजीत गोपचड़े जी ने, श्री अशोक राव चौहान जी ने डिमांड की थी कि हुजूर साहिब नांदेड़ से वाशिम, हिंगोली होते हुए मुंबई के लिए एक ट्रेन सर्विस चालू हो, जिससे कि विदर्भा और मराठवाड़ा के कई जिले उनको मुंबई से कनेक्टिविटी हो। वो ट्रेन भी आज से शुरू हो रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार को 5 साल पूरे हो गए हैं। एक और जहां भाजपा इसे सेवा, समर्पण और सुशासन का कार्यकाल बता रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे मस्जिद, मजार और मदरसा की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा का एजेंडा विकास नहीं, बल्कि मदरसा, मस्जिद, मजार के नाम पर राजनीति करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास राज्य के विकास, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए कोई दृष्टिकोण या दूरदृष्टि नहीं है।
धस्माना ने आगे कहा कि भाजपा का काम सिर्फ मदरसा, मस्जिद, मजार तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस उनके इस एजेंडे में फंसना नहीं चाहती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और इस एजेंडे पे हम फंसना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी मदरसा, मस्जिद, मजार इसका नाम लेकर के राजनीति कर रही है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के विकास का नहीं है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का नहीं है। उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण, दूरदृष्टि राज्य की, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए कोई उनके पास दृष्टिकोण नहीं है। तो इसलिए इनका काम तो मदरसा, मस्जिद, बाजार, ये 3 काम है, उसी काम में वो लगे हुए। अगली खबर, परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक की है। बैठक के बाद मंत्री ने उत्तराखंड परिवहन निगम के अंतर्गत रामनगर और टनकपुर में निर्माणाधीन बस स्टेशनों का निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्टेशनों का निर्माण कार्य लगभग 70% तक पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शेष कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड परिवहन निगम और परिवहन विभाग के आपसी समन्वय से पिछले कुछ समय में परिवहन के राजस्व में बढ़ोतरी देखी गई है। उन्होंने कहा कि इस 4 धाम यात्रा सीजन में अभी तक परिवहन निगम द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई है। उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर किराया घटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इस कदम से यात्रियों की पहली पसंद उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें रही हैं। मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य परिवहन निगम को घाटे से उबारना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही परिवहन निगम की 50 नई मिनी बसों का संचालन पहाड़ी छोटे मार्गों पर किया जाएगा, जिससे यात्रा करना और भी सरल और सुगम हो जाएगा। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों में बढ़ोतरी करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से लगभग 140 इलेक्ट्रिक बसों की खेप उत्तराखंड को जल्द ही प्राप्त होने जा रही है, जिससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा टिकट प्रोसेसिंग को सरल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा CSC सेंटरों से भी टिकट बुक किए जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि परिवहन विभाग के कार्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सिटी बसों के संचालन हेतु कार्य योजना बनाई गई है, जिससे आम जनमानस को बहुत सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने बसों की मरम्मत, बस डिब्बों की स्थिति, पुरानी बसों को हटाने की प्रगति, कर्मचारियों की भर्ती, बस स्टेशनों की भौतिक स्थिति, पेयजल, शौचालय, ऑनलाइन बुकिंग, यात्री शिकायतों के निपटारे की स्थिति, तकनीकी अपग्रेडेशन और भविष्य के मॉडल पर भी विस्तृत चर्चा की। मेरी परिवहन विभाग के साथ करी गई। परिवहन विभाग में जो हमारे कार्य चल रहे हैं उनको अपडेट किया गया। जो हमारे बस स्टॉप, बस स्टेशन बन रहे हैं रामनगर और टनकपुर का, उनकी समीक्षा करी गई। 70% काम लगभग दोनों बस स्टेशन का तैयार है। टनकपुर बस स्टेशन माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत जल्द हम लोग उसको पूरा करके उसका उद्घाटन कराएंगे। इस बार हमारा परिवहन निगम जो है पहली बार जो है काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हुआ, घाटे से बढ़कर फायदे में रहा। अभी 3 महीने में जो हम लोगों ने 4 धाम यात्रा में इनकम जनरेट करी है, उससे मैं समझता हूँ कि पिछले सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़े हैं। लगभग 8 करोड़ की आय हम लोगों ने 4 धाम यात्रा में। अगली खबर, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के तत्वाधान में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत श्रीलंका के 40 सदस्यीय सिविल सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भ्रमण किया। प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड में विकसित आपदा प्रबंधन प्रणाली, पूर्व चेतावनी तंत्र, भूस्खलन न्यूनीकरण, मौसम पूर्वानिर्माण, पूर्वानुमान और सामुदायिक सहभागिता आधारित पहलों का अध्ययन किया। USDMA के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र ने कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी और आधुनिक तकनीकों पर आधारित सतत प्रक्रिया है। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार नेगी ने SEOC, DOC, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निर्णय सहायता प्रणालियों की जानकारी दी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा राणा ने IMD की उपग्रह, रडार और स्वचालित केंद्रों आधारित पूर्वानुमान प्रणाली समझाई है। निदेशक डॉक्टर शांतनु सरकार ने भूस्खलन के लिए रिमोट सेंसिंग,
जीआईएस, ड्रोन सर्वेक्षण और ढलान स्थिरीकरण के प्रयास बताए। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आदान प्रदान से संस्थागत दक्षता बढ़ती है। एनसीजीजी के डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि संस्थान अब तक 52 देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित कर चुका है। इको टूरिज्म बोर्ड के उपाध्यक्ष और दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जन्मदग्नि ने सोमवार को चंडी देवी मंदिर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रोपवे मार्ग और दुकानों के आसपास गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। राज्य मंत्री ने रोपवे कंपनी को फटकार लगाई और दुकानदारों को मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। ओम प्रकाश जन्मदग्नि ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को मंदिर परिसर में 3 दिन के भीतर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और मंदिर परिसरों को स्वच्छ रखने के लिए इस तरह के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। देखिए, मुझे कई दिनों से शिकायत मिलनी थी कि चंडी देवी मंदिर के रास्ते में और दुकानदारों के आसपास और मंदिर प्रांगण में काफ़ी गंदगी फैल रही है। उसके बाद मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। मैंने वहाँ देखा कि रोपवे से जैसे हम नीचे उतरते हैं इतनी गंदगी थी वहाँ पे खाली पानी की बोतलें, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा हो रहा था, पॉलीथीन, कैरी बैग और वो चिप्स के पापड़ के वो रैपर। मैंने वहाँ पर तत्काल मौके पर ही रोपवे के अधिकारियों को बुलाया। अयोध्या राम मंदिर में दान राशि को लेकर उठे विवाद के बाद धर्मनगरी हरिद्वार के प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी महाराज ने बताया कि समिति में मंदिर प्रशासन के 7 पुजारियों को भी शामिल किया गया है ताकि दान व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर में चढ़ाए गए नारियल, प्रसाद, फूल को दोबारा नहीं चढ़ाया जाएगा। साथ ही किसी भी पुजारी को चढ़ावा अपनी जेब में रखने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महंत रविंद्र पुरी ने अयोध्या राम मंदिर के प्रकरण पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंपत राय को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंपत राय का चरित्र निष्कलंक है और उन पर लगाए जा रहे आरोपों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उन्हें दोषी मानना सही नहीं है। जल्द ही षड्यंत्र का खुलासा होगा। कल कोई ऐसी घटना ना घटे। जो चढ़ावा हमारे यहाँ है, जितने भी पुजारी है, सबको हमने आज शपथ दी है कि कोई भी पुजारी चढ़ावे का गलत प्रयोग नहीं करेगा। जो भी चढ़ावा मंदिर में आता है उसको मंदिर ट्रस्ट में जमा करेगा और कोई भी चढ़ावा जेब में नहीं रखा जाएगा। और पूरा प्रयास हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कावड़ आने वाली है, सावन का महीना आने वाला है, उस समय यहाँ बहुत भीड़ होती है और पूरी मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। आज मैंने पूरी एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें पूरा स्टाफ, जितने हमारे पुजारी है, सबको बुलाया है और मुझे सभी पुजारियों ने आश्वासन दिया है कि चढ़ावे में कोई भी इधर का उधर नहीं किया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सोमवार को भारी पुलिस बल के साथ मोसोनिक लॉज बस स्टैंड स्थित 80 आवासों को सील कर दिया है। एमडीडीए और नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कुछ परिवार पहले ही सामान हटाकर जा चुके थे, लेकिन कई परिवार अभी भी वहां रह रहे थे। उनके पास 2026 तक की रसीदें भी थी। अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए आवास खाली कराए हैं। विरोध पर प्रशासन ने 3 कमरों में रह रहे लोगों को 2 दिन का समय दिया है। स्थानीय निवासी प्रियंका पवार ने कहा कि उनके पास नगरपालिका की रसीद है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कार्रवाई को तानाशाही बताया है। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले हाईकोर्ट ने केवल आवंटन पर रोक लगाई थी, खाली करने का आदेश नहीं दिया था। यहाँ सभी स्थानीय निवासी हैं और बिना नोटिस कार्रवाई गलत है।
उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि यहां 70 से 80 कमरों में अवैध कब्जा था। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीलिंग की गई है। शेष 3 कमरों को 2 दिन बाद सील किया जाएगा। नगर पालिका ईओ गौरव बसीन ने कहा कि नगर पालिका की जमीन पर बने आवासों पर अवैध कब्जा था। 2023 में हाईकोर्ट में याचिका के बाद कोर्ट ने आवंटन और अवैध कब्जों पर निर्देश दिए थे। हाल ही में कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। मैंने पहली ऐसी महिला पालिका अध्यक्ष देखी है जो गरीबों की छत छीनने का काम कर रही है और इसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का भी संरक्षण है। मैं पूछना चाहता हूं, 4 साल पहले हाईकोर्ट से एक ऑर्डर हुआ था जिसमें इसकी प्रक्रिया पे आवंटन पे रोक लगी थी। उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं हुआ। लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के ऑर्डर है, हाईकोर्ट के ऑर्डर है। एमडीडी से भी जो सीलिंग के ऑर्डर हुए थे वो 4 साल पहले हुए थे। ये बिल्कुल, ये जो हमारा भवन है इसमें लगभग 70 से 80 कमरे थे, जिसमें से केवल 3 कमरों को सील अभी नहीं किया गया है, बाकी समस्त को सील कर दिया गया है। वो भी इसलिए केवल क्योंकि उनके पास अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने हमसे 2 दिन का समय मांगा, तो केवल उस 2 दिन का समय दिया गया है। ये जो पूरा पीली बिल्डिंग से आगे का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूर्व में इसका निर्माण किया गया था और 2023 में माननीय उच्च न्यायालय में इस संबंध में इसके विरुद्ध जो है एक रिट दायर की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इसमें स्पष्ट आदेश दिए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जनपद में चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्वयं लोगों की शिकायतें सुनी। कुल 124 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं समाज कल्याण विभाग ने 2 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराए। चंपावत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क, पेयजल, भूमि विवाद, राशन कार्ड और सोलर स्ट्रीट लाइट समेत कई जनहित के मुद्दे उठाए। मैं जनता कार्यक्रम में डीएम साहब का अभिनंदन करता हूँ। ये मैं अपने नाली के काम के लिए 6 महीने से इधर उधर भटकता रहता था। आज जनता दरबार में चंपावत गया, डीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया कि आपका काम जल्दी होगा। जैसे कि मैं आज जिलाधिकारी जी महोदय के पास आया था, मैं अपने खेतों में तार बाड़ घेराबंदी, जिससे मुझे अपने आजीविका चलाने में आपत्ति आती है जंगली जानवरों के कारण। आज जिलाधिकारी महोदय जी ने मुझे आश्वासन दिया कि आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आज तक टेंडर इसमें स्वीकृत नहीं हुए थे, अब टेंडर स्वीकृत हो चुके हैं, तो आपके खेतों में चारों ओर से तार बाड़ घेराबंदी की जाएगी। सर नमस्कार, मैं हीरा सिंह नेगी ग्राम पोखरी तो पिंडी से आया हूँ। मेरी पाइपलाइन समस्या थी, जिला मजिस्ट्रेट के साथ समक्ष मैंने पेश किया। आशा करता हूँ जल्दी मेरा पेयजल। चंपावत से खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अगर किसी पात्र परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल नहीं पाया गया है, तो अब उसे योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन ने विशेष सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी वास्तविक पात्र परिवार योजना से वंचित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया पूरे राज्य में जारी है। इसी क्रम में चंपावत जनपद में भी ग्राम सभाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की जा रही हैं तथा जिला स्तरीय अपीलीय समिति की बैठकें भी संपन्न कराई जा रही हैं, ताकि अंतिम सूची पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाई जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे की गई थी। सर्वे में इस समय सत्यापन का कार्य चल रहा है ग्राम सभाओं के माध्यम से। उस समय कई प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, कई केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें पात्र व्यक्ति छूट गए हैं या जो है कहीं पर जिनकी सर्वे हुई थी उनको लिस्ट में नहीं लिया गया है। तो मेरा सभी प्रधान गणों से अनुरोध है कि वो ऐसे विषयों को संकलित करके हमारे पीडी डीआरडीए के पास भेजें। हम उन सभी केसेस को हमारे पास निर्देश हैं कि हम उन्हें डीआरडीए सेल उत्तराखंड जो देहरादून में है हम वहाँ प्रेषित करेंगे और उन पर विचार किया जाएगा। अगली खबर, चंपावत में बिजली विभाग की कार्यशैली पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। यूपीसीएल कार्यालय के औचक निरीक्षण में अधिशासी अभियंता सहित 6 कर्मचारी कार्यालय से अनुपस्थित मिले, जिस पर डीएम ने तत्काल स्पष्टीकरण तलब करते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
वहीं सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों और उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर भी जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई है। जनपद में सरकारी कार्यालयों को अधिक जवाबदेही और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में सोमवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने यूपीसीएल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, आरटीआई रजिस्टर, कार्यालय अभिलेखों, कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यालय व्यवस्था का गहन परीक्षण किया। रुड़की की पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र के बाजूहेड़ी गांव के पास सोमवार की देर रात दो बाइकों की तेज रफ्तार 3 युवकों की मौत का कारण बन गई है। यहां पर गंग नहर किनारे दो बाइकों की आमने सामने इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बातचीत में बताया कि फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में एआईसीसी महासचिव संगठन और सांसद केसी वेणुगोपाल 9 और 10 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वे कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों, जिला और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि पार्टी जमीनी स्तर पर पूरी गंभीरता से चुनाव की तैयारी कर रही है। परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है, जबकि वेणुगोपाल कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र देंगे और भाजपा की नीतियों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से उठाने की रणनीति साझा करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है, इसीलिए जमीनी स्तर पर आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत तैयारी कर रही है। हमारे वरिष्ठ नेता परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रदेश में अलग अलग जोन में निकाल रहे हैं और 9 और 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन वेणुगोपाल जी 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पे आ रहे हैं। वो कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षगणों और पदाधिकारियों के साथ, महानगर जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें करेंगे, 1-to-1 संवाद करेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। कैसे भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच पहुंचे। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।